Hello 8th class, welcome to the social science class. As you know, we was reading chapter 3 of history. Chapter name is Administration under the British, and our next topic is the Charter Act. The Charter Acts. The Charter Acts of 1793. Under the Charter Act of 1793, the company could retain its monopoly over the eastern trade for another 20 years. The Supreme Court was made powerful, and companies officials were forbidden to accept gift of any kind. मीन्स जो चार्टर एक्ट था 1793 में, उसी के तहत जो कंपनी थी वो पूर्व में व्यापार करती थी, पूर्वी व्यापार पे अपना एकाधिकार बरकरार रख रही थी। कब तक? 20 ईयर तक। ओके, जो उनका ईस्टर्न ट्रेड था। ठीक है, कि जो सुप्रीम कोर्ट था उसको पावरफुल किया गया था, और कंपनी के जो ऑफिशियल वर्कर थे उनको किसी भी टाइप के कोई भी उपहार को स्वीकार करने से मना किया गया था। अंडरस्टूड? जो चार्टर एक्ट था उसका, कि जो चार्टर एक्ट था वो क्या था, कि जो चार्टर एक्ट 20 ईयर के बाद कंपनी को भारत में कंपनी को कुछ अधिकार देने के लिए ब्रिटिश संसद था जो द्वारा लागू किया गया था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अकॉर्डिंग टू द चार्टर एक्ट 1813, the monopoly of the company over the Indian trade was abolished. The company was asked to spend more on Indian education. मीन्स कि जो 1813 के जो चार्टर एक्ट था उसने भारत के व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। कंपनी को भारतीय शिक्षा जो इंडियन एजुकेशन पर अधिक खर्च करने के लिए कहा गया था। ओके, नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल हैड फुल पावर ओवर द सिविल एंड मिलिट्री अफेयर ऑफ कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया। कि अकॉर्डिंग टू 1833 का जो चार्टर एक्ट था वो भारत में कंपनी के जो टेरिटरी के नागरिक थे, सिविल थे, और जो मिलिट्री अफेयर्स थे से संबंधित काम था वो खुद करने लगा। ओके, देन ही वॉज द फुली empowered to the exercise all the law making the financially power of the provinces। कि वो जो सभी राज्य थे उनके सारे कानून बनाने के लिए एंड वित्तीय जो थे, जो फाइनेंशियल पावर थी उनकी उनकी यूज़ के लिए, उनके प्रयोग के लिए, यूज़ के लिए पूरी तरह से अधिकारत था। ओके, नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अंडर दिस एक्ट द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सटेंडेड ऑल ओवर द Indian Empire until the Parliament decided to take the Indian Empire under the Crown directly. In 1853 1853 ईस्वी में जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन था उसको एक्सटेंड करने के लिए ओवरऑल जो इंडियन एम्पायर था और उनकी जो पार्लियामेंट थी, ठीक है, उस पर अधिकार नहीं कर लेती थी। ठीक है, उनका जो भी विस्तार था, जो इंडियन पावर्स का एम्पायर था, जो पार्लियामेंट डिसाइड कर रहा था टेक द इंडियन एम्पायरमेंट अंडर द क्राउन डायरेक्टली, कि जो उनकी डिसीजंस थे वो डायरेक्टली उनके अंडर हो गए थे। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी। द सिविल सर्विस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी के अंडर कैसी थी। फर्स्ट टॉपिक है द सिविल सर्विस। लॉर्ड कार्निवल्स वाज द डिटरमाइंड इन द रिस्टिफाई द एडमिनिस्ट्रेशन
रेस्टिफाई होता है दृढ़। इसमें क्या आ गया कि जो लॉर्ड कार्निवल्स था वो जो प्रशासन था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, को सुधारने के लिए दृढ़ संकल्प था। ठीक है। द लॉर्ड कार्निवल्स एंड द गवर्नर जनरल हु सक्सेड हिम द इंक्लूड्स इंडियन फॉर्म द कंपनी सिविल सर्विस एंड रिजर्व्ड ऑल पोस्ट ऑफ द इंग्लिश मैन। जो लॉर्ड कार्निवल्स था और जो गवर्नर जनरल था, उन्होंने क्या किया था कि जो कंपनी में जो भी नागरिक सेवाएं, जो भी नागरिक थे, उनके पद थे, उनकी पोस्ट्स थी, ठीक है, जिस भी पोस्ट्स पे थे, जो भारतीय, जो इंडियन लोग थे, जो पोस्ट पे थे, उनको वहाँ से बाहर कर दिया और इंग्लिश मैन्स को उनको उनकी सर्विस, उनके पद थे, जो उनकी पोस्ट थी, वो अंग्रेज़ों के लिए दे दी, अंग्रेज़ों को दे दी। ओके। टिल 1853 ऑल द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन सिविल सर्विस ICS were made through the nomination by the director of the company। टिल 1853 तक जो इंडियन सिविल सेवा थी, जो इंडियन सिविल सर्विस थी ICS में, सभी जो भी अपॉइंटमेंट हुई थी कंपनी के जो निर्देशक थे उनके द्वारा नामकरण के माध्यम से की गई थी। ठीक है। लेट a system of open competition through examination was introduced। कि इसमें क्या था कि बाद में जो कोई भी बाद में एग्जामिनेशन के माध्यम से खुली प्रतियोगिता के एक प्रणाली शुरू कर दी कि उन्होंने ICS का टेस्ट रख दिया। ठीक है। एग्जामिनेशन रख दिया, वो इंट्रोड्यूस करवाया गया और उसके थ्रू इनकी अपॉइंटमेंट होने लगी। ओके। In practice, however, the Indian continues to be included from the post of authority। जो इंडियन लोग थे उनको इस अधिकार के पद से बाहर रखा गया था, इस अधिकार की जो पोस्ट थी उससे बाहर रखा गया, अथॉरिटी से बाहर रखा गया था। द यंग रिक्रूट्स ऑफ द सिविल सर्विस वर टोटली इनग्नोरेंट ऑफ द इंडियन अफेयर्स। इसमें क्या है, जो सिविल सर्विसर थे के उनके जो युवा रंगरूट थे, इंडियन लोग थे, उनको उनसे पूरी तरह उन्हें इस चीज़ से अनजान थे, उनको पता नहीं था इस चीज़ के बारे में। ठीक है। इन 1801 फोर्ट विलियम कॉलेज इन कोलकाता was open the train these administrators। इसमें क्या है कि 1801 में जो कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज है वो इन प्रशासकों को परीक्षित करने के लिए खुला था। ओके। अनदर कॉलेज वाज सेट अप इन द हाइलियाबरी इन इंग्लैंड। कि जो अनदर कॉलेज थे वो कहाँ सेटअप थे, हेलबरी इन इंग्लैंड। अंडरस्टूड दिस वन। आफ्टर 1853 रिक्रूटमेंट वाज मेड थ्रू द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कि 1853 के बाद की जो रिक्रूटमेंट थी वाज मेड थ्रू द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू स्टार्ट की गई। मिनिमम एज ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन वाज 23 एंड इट्स सेंटर वर इन इंग्लैंड। की जो मिनिमम एज थी इस एग्जामिनेशन के लिए 23 ईयर रखी गई और इसका सेंटर कहाँ बनाया गया, इंग्लैंड में। वाइल द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन वॉज इंग्लिश। की इसका मीडियम क्या था, इंग्लिश। द इंडियन वर एंटरडाइड टू द सबॉर्डिनेट पोस्ट ओनली इवन आफ्टर 1858। कि जो इंडियन थे वो केवल 1858 के बाद ही इस पोस्ट के लिए हकदार थे। ओके। नेक्स्ट इज द आर्मी। द आर्मी वाज द वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया बिकॉज ऑफ फॉलोइंग। कि जो आर्मी सेटअप था वो क्या था, आर्मी वाज द वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर था। आर्मी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का मोस्ट पावरफुल और इम्पोर्टेंट पिलर था। ठीक है। इंडिया बिकॉज ऑफ फॉलोइंग। इंडिया की क्या फॉलोइंग थी वो बता दें। इट सेव द कंपनी फ्रॉम इट्स यूरोपियन रिवाइवल्स। कि जो आर्मी था उसने क्या किया था कि इसने अपने जो यूरोपियन रिवाइवल्स आते थे, हमलावर आते थे, उनसे कंपनी ने
कंपनी को बचाया था, ठीक है। द कंजर्व द डोमिनेंस ऑफ द नेटिव रूलर्स, इसने जो देशी शासक थे उनके राज्य को जीत लिया था। इट क्रश्ड द रिवोल्ट ऑफ द अगेंस्ट इंडियन ब्रिटिश इन इंडिया एंड अब्रोड, इसने क्या किया था कि इंडिया एंड अब्रोड में जो ब्रिटिश के खिलाफ जो इंडियन के विद्रोह को कुचल दिया गया था, ठीक है। द बुल्क ऑफ द कंपनीज आर्मी कंसिस्ट ऑफ इंडियन सोल्जर्स, कि कंपनी की सेना में थोक में जो इंडियन सोल्जर्स थे वो शामिल थे, ओके। दे वर कॉल्ड द सिपाही और सिपाहीज, दिस इज द पिक ऑफ सिपाही, ठीक है, जिसको क्या कॉल करते हैं, सिपाही, ओके। द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द कंपनीज आर्मी वर अबाउट 2 लाख इन 1850, कि ये जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके उसका टोटल नंबर कंपनीज आर्मी में कितना था, 2 लाख इन कौन से सन में था, 1850 में। दे वर पेड द रेगुलर सैलरीज एंड वर ट्रेन इन द यूज ऑफ द लेटेस्ट वेपन एट दैट टाइम, उनको रेगुलर सैलरीज पे की जाती थी और उनको ट्रेन किया जाता था कि जो नवीनतम जो वेपन्स होते थे उनका इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट इन द आर्मी वर मेड फ्रॉम द प्रेजेंट एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड बिहार। मोस्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट कहाँ पे थी आर्मी के लिए, दे वर मेड द प्रेजेंट एरिया यूपी, उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड बिहार। ड्यू टू द लैक ऑफ नेशन अवेकिंग अमंग द इंडियंस, दी सोल्जर्स, दी सिपाहीज इन कंपनीज आर्मी वर रेडी टू डिफेंड द कंपनीज इंटरेस्ट। इसमें क्या है कि जो इंडियन थे उन्होंने राष्ट्रीय जागृति की कमी के कारण कंपनी की सेना में एज ए सैनिक और एज ए सिपाही कंपनी के हित की रक्षा के लिए तैयार कर दिए थे, ओके। द कंपनी बैरेड द इंडियन सोल्जर्स फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑनर, कि जो कंपनी की जो थी जिम्मेदारी थी और सम्मान की स्थिति में भारतीय सैनिक को रोक दिया गया था। इंडियंस कुड एट द मोस्ट रीच अप टू द रैंक ऑफ सूबेदार, कि जो इंडियन थे सबसे ज़्यादा सूबेदार के पद तक पहुंच सकते थे। Prior to the 1857 there were only 3 Indian salary were the 300 rupees but were not entitled to any extra allowance। इसमें क्या है कि जो पीरियड कौन सा पीरियड 1857 में दे वर ओनली 3 इंडियंस, की 3 ही इंडियंस थे जिनकी सैलरी 300 रुपीज़ थी, बट दे आर नॉट एंटाइटल्ड एनी, उनको कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलता था। इन 1857 आउट ऑफ 3,11,400 सोल्जर्स इन ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी ऑफ 2,65,900 सोल्जर्स वर इंडियन, कि 3,11,400 में 2,65,900 सोल्जर्स कौन से थे, इंडियन थे, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज पुलिस।